21 दिसंबर के दिन सोदार्थ फैमिली में कैसी जो का जन्म होता है। कैसी पूर्वी लद्दाख की रहने वाली थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम क्रिस्टी था और एक छोटा भाई एंड्रयू था। कैसी एक अच्छी लड़की थी, वो हमेशा मुसीबतों से दूर रहती और उसका अपनी पढ़ाई में भी काफी मन लगा रहता था। सब लोग कैसी को काफी पसंद करते थे। वो बहुत ही जल्दी नए दोस्त बना लेती थी। उसके दोस्तों का कहना था कि कैसी एक होशियार लड़की है। कैसी का सपना था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी सी जॉब करेगी, लेकिन उसके सपनों पर पानी फेर दिया गया। 2006 के पतझड़ के मौसम में कैसी के अंकल आंटी कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। उन्होंने कैसी से कहा कि तुम पीछे से हमारे घर का और हमारे जानवरों का ध्यान रखना। कैसी के अंकल आंटी को पता था कि कैसी एक समझदार लड़की है और वो उस पर विश्वास कर सकते हैं। 22 सितंबर फ्राइडे का दिन आता है। उस दिन कैसी को अपने अंकल आंटी के घर रहने जाना था। वो उस घर में अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड मैट बैकम को भी बुला लेती है, क्योंकि वो साथ में मूवी देखना चाहते थे और वो समय उस कपल के लिए साथ में बिताने के लिए काफी अच्छा था। वो रात का प्लान बना रहे थे कि रात को क्या करना है। इतने में वो अपने एक दोस्त ब्रायन रैपर को भी अपने साथ मूवी देखने के लिए बुला लेते हैं। उनका सारा प्लान बना हुआ था। उस दिन कैसी की माँ ने उसे स्कूल से उठाकर उसके अंकल आंटी के घर पर छोड़ दिया और कैसी से कहा कि तुम मुझे बाद में फोन पर बताना कि तुम्हारा दोस्तों के साथ टाइम कैसा बीता। लगभग 6 बजे मैट बैकम वहाँ पर पहुँचता है। कैसी और बैकम तकरीबन 1 घंटा साथ में बिताते हैं और 7 बजे वहाँ पर ड्रैपर अपने एक दोस्त टोनी एडमिक के साथ पहुँच जाता है और फिर कैसी उन्हें पूरा घर दिखाती है, जैसे बेडरूम, किचन, बेसमेंट और कुछ अन्य जगहें भी। ये सब होने के बाद वो मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी अभी आधी ही हुई थी कि ड्रैपर और टोनी खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनका आज सिनेमा में जाकर मूवी देखने का प्लान था, इसीलिए वो नहीं रुक सकते। तकरीबन 10 बजे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। कैसी को डर लगने लगा था कि वो पूरी रात बिना लाइट के कैसे बिताएगी। फिर उसका बॉयफ्रेंड बैकम अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि क्या मैं आज कैसी के साथ रुक सकता हूँ, पर उसकी माँ उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें लेने वहाँ आधे घंटे में आ रही हूँ। जैसे ही बैकम की माँ वहाँ पहुँचती है और कैसी से कहती है कि मैं बैकम को यहाँ नहीं रुकने दे सकती, पर अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे घर पर रह सकती हो। कैसी मना कर देती है क्योंकि उसने अपने अंकल आंटी को कहा था कि वो उनके घर का ध्यान रखेगी। फिर बैकम वहाँ से चला जाता है और कैसी से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। उनके दोस्त ड्रैबर और टोनी जो कि 10 बजे चले गए थे, वो अभी बेसमेंट में ही छुपे हुए थे और लाइट भी उन्होंने ही काटी थी। वो दोनों बेसमेंट में अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे और सोच रहे थे कि कैसी नीचे बेसमेंट में आकर चेक करेगी, पर कैसी उन आवाजों को नजरअंदाज करती है। फिर ये दोनों ऊपर जाते हैं और कैसी को पकड़ लेते हैं। ये दोनों कैसी को डराना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे मार देना चाहते थे। उन दोनों ने कैसी के ऊपर कम से कम 30 से ज्यादा बार वार किया। उसकी गर्दन, हाथ और पेट, ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं था जो कि इन दोनों ने जख्मी ना किया हो। और अब कैसी मर चुकी थी। बैकम और कैसी की माँ कैसी को फोन करती है ये जानने के लिए कि कैसी क्या कर रही है, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। उनको लगता है कि कैसी शायद सो गई होगी, इसीलिए वो फोन नहीं उठा रही। 24 सितंबर को जैसे ही कैसी के अंकल आंटी घर आते हैं तो वो देखते हैं कि खिड़की का कांच टूटा हुआ था और घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वो इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और जैसे ही लिविंग रूम में जाते हैं और देखते हैं कि कैसी की बॉडी जमीन पर खून से लथपथ पड़ी है। उसके अंकल फटाफट पुलिस को कॉल लगाते हैं और फिर उसकी माँ को सब बताते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कैसी की मौत 2 दिन पहले 22 सितंबर को ही हो गई थी। तो पुलिस ने अब सब टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उसके परिवार वालों से और उसके दोस्तों से पूछताछ भी करी। सबसे पहले बैकम से पूछताछ की गई, क्योंकि उसी ने ही आखिरी बार कैसी को जिंदा देखा था। अपनी पूछताछ के दौरान बैकम काफी सहमा और घबराया हुआ था। बैकम के परिवार का कहना था कि जब कैसी का मर्डर हुआ तो बैकम तब घर पर ही था। बैकम ने पूछताछ में ड्रैपर और टोनी के बारे में भी बताया कि वो दोनों भी उस रात हमारे साथ थे। फिर पुलिस ने इन दोनों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया और पहले टोनी से पूछताछ की गई। टोनी ने अपनी पूछताछ में बताया कि हम तो कैसी की आंटी के घर इसीलिए गए थे क्योंकि हमें लगा वहाँ पर पार्टी हो रही होगी, पर वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ तो हम 4 ही थे। फिर हमने यहाँ बैठने से अच्छा थिएटर में जाकर मूवी देखना सही समझा। जब टोनी से फिल्म के बारे में पूछा गया तो वो फिल्म के बारे में कुछ खास नहीं बता पाया और उसके बाद ड्रैपर से पूछताछ की गई और उसकी स्टोरी भी टोनी के जैसी ही थी। लेकिन ड्रैपर की बातों में भी पुलिस को गड़बड़ लगी, क्योंकि ड्रैपर ने भी मूवी के बारे में कुछ खास नहीं बताया। ड्रैपर से फिर से पूछताछ की गई और इस बार भी उसने सेम स्टोरी सुनाई, लेकिन इस बार पुलिस ने उस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर ड्रैपर ने एक नई स्टोरी सुनाई जिसमें उसने कहा कि वो
वो और टोनी मूवी देखने गए ही नहीं, बल्कि वो पार्किंग लॉट में गाड़ियों के अंदर ताक झांक कर रहे थे, क्योंकि वो वहाँ से कुछ चुराना चाहते थे। पुलिस को उसकी ये स्टोरी पर भी विश्वास नहीं हुआ। पुलिस को क्राइम सीन पर एक चाकू भी मिला। जब ड्रैपर को उसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये चाकू हमारा नहीं है, ये किसी और का होगा। फिर पुलिस को ड्रैपर के घर की छानबीन करने की परमिशन मिल गई और 27 सितंबर को ड्रैपर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया और इस बार पूछताछ में पुलिस टस से मस नहीं हुई और ड्रैपर की कहानियां अब आपस में जुड़ नहीं रही थी। पुलिस ने इस बार ड्रैपर से काफी सच्चाई से पूछा और वो इस बार ड्रैपर के मुंह से सच सुनना चाहते थे। ड्रैपर ने मान लिया कि वो उस समय कैसी के घर पर ही थे और वो कैसी को डराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मास्क और चाकू लिए। लेकिन ड्रैपर ने ये नहीं माना कि उसने कैसी को मारा है। ड्रैपर ने कहा, जैसे ही हम ऊपर कैसी को डराने गए तो टोनी ने ही उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसे मार दिया और टोनी ने उसे चुप रहने के लिए कहा था। आखिर में ड्रैपर कठोर सजा से बचने के लिए पुलिस को वो जगह बता देता है जहां इन्होंने खूनी दस्ताने, मास्क और चाकू को गाड़ा था। पुलिस के लिए इतने सबूत काफी थे इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए। पुलिस को एक वीडियो भी मिली जिसमें ये दोनों कैसी और उसके बॉयफ्रेंड बेकम को मारने की प्लानिंग कर रहे थे और कैसी की आंटी के घर जाते वक्त भी इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी और उसके बाद जैसे ही इन्होंने कैसी को मार दिया, इन्होंने फिर से वीडियो रिकॉर्ड करी जिसमें कि ये रोमांच से भरे हुए थे। कैसी के मर्डर के तकरीबन एक हफ्ते बाद टोनी और ड्रैपर को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज भी लगाया गया। इन दोनों के ट्रायल के दौरान ये दोनों एक दूसरे पर मर्डर और उसकी प्लानिंग करने का इल्जाम लगा रहे थे। दोनों में से कोई भी मर्डर की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं था। फोरेंसिक टीम ने बताया कि हत्या करने के दौरान 2 चाकुओं का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि हत्या के अंदर 2 लोग शामिल थे। ड्रैपर और टोनी पर अलग अलग मुकदमे चलाए गए। फिर वो दोनों मान जाते हैं कि उन्होंने ही कैसी का मर्डर किया है और ड्रैपर अदालत में बताता है कि एक फिल्म स्क्रीन में दिखाए गए हत्याओं को वापस दोहराना चाहता था। ड्रैपर को 17 अप्रैल 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें कि उसे पैरोल मिलना नामुमकिन था और टोनी को 8 जून 2007 को सेम सजा सुनाई गई। उन दोनों को लदाओ स्टेट करेक्शनल इंस्टीट्यूट में अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए भेज दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज कर जाना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा।